हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। ये टॉपिक ना बहुत ही कॉमन टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम विशेष नहीं बोल सकते कि इस एग्ज़ाम में आता है या इसमें आता है। ये ईवीएस का टॉपिक है और कई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग जीवीय घटक को कवर करेंगे, और जो सेकेंड पार्ट बनाऊँगी उसमें इसके अजीवीय घटक को कंप्लीट करेंगे। मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए जी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे ए जी टेंसले, इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रिया द्वारा प्रकट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक पाए जाते हैं, जीवीय घटक और अजीवीय घटक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोटिक घटक और अबायोटिक घटक कहते हैं। और दूसरा इनका नाम है जैविक घटक और अजैविक घटक। इन्हें इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। तो ये जैविक और अजैविक घटक हैं, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या भोजन के लिए या किसी भी तरह से आपस में ये मिलके प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि जो प्लांट होता है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, प्लांट्स को और जो जीवधारी हैं वो खाते हैं। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता। क्योंकि इन्हें ऐसे सूर्य है तो मतलब जो पौधा है उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, और जो मनुष्य है या अन्य जीवधारी हैं उनको पौधों की जरूरत पड़ती है अपने भोजन के लिए। तो ये दोनों जीवी और अजीवीय घटक दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र एक तालाब की बूंद के जैसा छोटा, एक जो पारिस्थितिक तंत्र है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण दो, जो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है, वो है तालाब की एक बूंद के जैसा हो सकता है या एक समुद्र के जैसा बड़ा भी हो सकता है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। और स्थायी में क्या होता है, जो जल और समुद्र हैं वो स्थायी के उदाहरण हैं, जो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है उसके उदाहरण हैं। और जो है जो क्या कहते हैं उसको, ताजे जल का जो तालाब होता है या खेत होता है, वो अस्थायी इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। हमारी पृथ्वी वो बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। हमारी पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें समस्त जीव समुदाय सूर्य के प्रकाश सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और सूर्य से प्रकाश लेते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन से उनको ऊर्जा मिलती है। तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण अथवा अर्थात जैव मंडल से जीवों को उपयोगी समस्त तत्वों की प्राप्ति होती है। जो पृथ्वी पर जैव मंडल जो पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, समस्त जीवधारियों को अपने सारे तत्व मिल जाते हैं जीवित रहने के लिए। पारिस्थितिक तंत्र के अंश अथवा घटक, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटकों में बांटा जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। जो इकोसिस्टम है उसको हम दो घटकों में बांटते हैं या दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट होता है जीवीय घटक और सेकंड होता है अजीवीय घटक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। और जो आज हम लोग इस वीडियो में जीवीय घटक के बारे में जानेंगे, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जीवीय घटक जो है वो तीन भागों में बांटा जाता है, या तीन प्रकार के होते हैं जीवीय घटक। फर्स्ट होता है उत्पादक, और दूसरा होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक या अपघटनकर्ता। उत्पादक क्या होते हैं, जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और उपभोक्ता क्या होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीव धारुओं पर, जैसे कि पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं उपभोक्ता। अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जो उपभोक्ता अपना सारा जीवन चक्र पूरा करने के बाद, जो जीवन चक्र है उसको पूरा करने के बाद जब मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो बॉडी होती है उसको डिकम्पोजर करने का काम करते हैं, अपघटन करने का काम करते हैं। अपघटन के द्वारा उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कि जीवाणु वगैरह। जीवीय घटक जीवीय घटक में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता या मूल उत्पादक कहते हैं। ये उत्पादक भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो हैं सबसे फर्स्ट। इनको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं।
इस भोजन के द्वारा पौधों में वृद्धि और प्रजनन होता है। वृद्धि मतलब ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। इस क्रिया में पौधों से ऑक्सीजन निकलकर वातावरण में मिल जाती है। जैसे पौधों से इस प्रकार जब जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसके बाद उनसे ऑक्सीजन निकलती है, उस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निकलती है, वो वातावरण में मिल जाती है। और जो ऑक्सीजन क्या है, मनुष्य के लिए काम आती है, मनुष्य और जीवधारी उनके लिए काम आती है, जिससे मनुष्य श्वसन का कार्य करता है। ऑक्सीजन मनुष्य के श्वसन के काम आती है, जिसके फलस्वरूप उनको मनुष्य को ऊर्जा मिलती है। लेकिन जंतु हैं वो भी एक द्वितीयक उत्पादक होते हैं। जंतुओं को भी हम उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीवधारी हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मनुष्य जंतुओं को भी खाते हैं। तो इसलिए जंतु भी एक उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होते हैं। जंतु परपोषी होते हैं। जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन को खाते हैं। इस भोजन से जंतु अपने लिए वसा और प्रोटीन आदि बनाते हैं। इससे क्या करते हैं जंतु, जो भी इनको भोजन मिलता है उससे अपनी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए मतलब इनको जो जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है वो पेड़ पौधों से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जंतु भी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और जंतुओं को हम लोग द्वितीय उत्पादक मानते हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता हैं वो मतलब पेड़ पौधे भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। इसलिए जंतु भी उत्पादक का कार्य करते हैं। जंतु लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। आपको याद रखना है, जंतु द्वितीयक उपभोक्ता है और पेड़ पौधे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, उपभोक्ता। वे सभी जीव जंतु ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। पौधों से या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी वे में अगर उन्हें ऊर्जा मतलब अपने शरीर में पैदा करने के लिए उनसे पौधों से और जंतुओं से किसी चीज़ को ले रहे हैं, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, वो उपभोक्ता होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और जो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं इसलिए इनको हम शाकाहारी कहते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि कुछ जंतु होते हैं जो कीड़े मकोड़े टिड्डी वगैरह, जो पेड़ पौधों के कोमल भागों को खाते हैं, पत्तियां और कोमल भागों को खाएंगे। लेकिन दूसरे होते हैं गाय बकरी खरगोश, वो पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को खाते हैं। जैसे आपको कभी कभी एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है, जो टिड्डी है वो किस प्रकार का उपभोक्ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी किसी जीव का नाम लिख देते हैं, या बकरी है वो किस प्रकार की उपभोक्ता है। तो आपको इसको याद रखना है, बकरी शाकाहारी है, गाय भी शाकाहारी है और टिड्डी वो भी शाकाहारी है, वो सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाते हैं। लेकिन अगर इसमें आपसे शेर पूछ लिया जाएगा तो मतलब वो शेर गलत है, वो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। प्राथमिक उपभोक्ता वही होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी दोनों नामों से बोलते हैं, और इसलिए दोनों नामों को आपको याद रखना है। द्वितीय उपभोक्ता वे जीव जंतु होते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। द्वितीय क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी जीव जंतु थे जो अपना भोजन पेड़ पौधे खा के बना रहे थे, उन जंतुओं को ये खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता, इनको कहते हैं मांसाहारी। जैसे मेंढक शेर और चीता ये मांसाहारी होते हैं। ये क्या होता है कि जो मतलब ये ओनली मांस खाते हैं, इसलिए इनको मांसाहारी कहते हैं। जीव जंतु खाते हैं, पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, ना शेर खाता है ना चीता खाता है, इसलिए इनको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तृतीय उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी जीव जंतुओं को भी शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। इनको कहते हैं हम सर्वहारी होते हैं, मतलब सब कुछ खाते हैं ये, मतलब शाकाहारी चीज़ें भी खाते हैं और मांसाहारी भी खाते हैं, दोनों को खाते हैं, इसलिए इनको हम लोग शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि जो सांप है वो मेंढक को खाता है, और जो गिद्ध है वो सांप को खाता है। ये साइकिल के तौर पर काम करे, और मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है, मनुष्य भी सब कुछ खाता है।
अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है अपघटक या अपघटनकर्ता। वे जीव जो मृत शरीर को सड़ा देते हैं, वे जीव जो मृत शरीर है उसको सड़ाने का कार्य करते हैं, उसको कहते हैं अपघटन। अपघटन मतलब होता है किसी चीज़ को मिट्टी में मिला देना। जिस समय उत्पादक और उपभोक्ता अपना जीवन चक्र पूर्ण करके मर जाते हैं, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो भी उनको खाने वाले होते हैं जीव जंतु, वो जब अपना जीवन काल पूरा करने का मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी होती है, जो मरा हुआ शरीर होता है, उसको उसको फिर जीवाणु और कवक अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उनकी जो बॉडी है उससे जो जीवाणु और कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर यह जीवाणु और कवक मृत शरीर से जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, और फिर यह साधारण भौतिक तत्व वायुमंडल के द्वारा मृदा में मिल जाते हैं। इस अपघटनीय क्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे अपघटक अपनी वृद्धि और प्रजनन में काम में लेते हैं। क्या होता है कि जो अपघटक होते हैं जीवाणु और मतलब कवक, पहले तो मृत शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद क्या होता है, मिलाने के बाद उनके शरीर को में कुछ रिएक्शन वगैरह होती है, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके शरीर से अपघटन करने के बाद, और उस ऊर्जा से अपने अपने लिए वृद्धि और प्रजनन के काम में लेते हैं। वृद्धि होता है अपने शरीर की ग्रोथ करना, प्रजनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना, अपने जैसी और प्रजातियाँ तैयार करना। उपभोक्ता और भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक भोजन तथा अपघटन खाद्य कड़ी द्वारा परस्पर एक दूसरे जुड़े रहते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, तीनों जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपघटनकर्ता, ये तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये पूरा एक साइकिल के तौर पर कार्य करते हैं। अभी मैं एक डायग्राम में आपको समझाऊंगी। जीवीय घटक के प्रत्येक स्तर को पोष स्तर कहते हैं या ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। जो जीवीय घटक होता है उसका जो भी जो लेवल होता है, जो 3 लेवल होते हैं, उनको हम लोग ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। पोषी मतलब होता है पोषण के लिए, पोषण का स्तर। अब हम लोग इस टॉपिक को एक मतलब डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। फर्स्ट देखिए, इसमें ये देखिए एक प्लांट है, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहा है। ये प्लांट, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर उसके बाद क्या है, ये है हर्बीवोरस, जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं, हिरन है। हिरन अब प्लांट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। हर्बीवोरस है, ये प्लांट से अपना भोजन ले रहा है। फिर जो हर्बीवोरस है उसको कार्निवोरस खा रहा है, ये है टाइगर। जो टाइगर है वो इस हर्बीवोरस को खा रहा है ना। तो ये हो गया मांसाहारी का। कार्निवोरस होता है मांसाहारी। लेकिन जो ओमिनोवोरस है, जो मनुष्य है, वो इन दोनों को खाता है, इसको भी खाता है और वो इसको भी खाता है। मतलब जो उत्पादक है उसको भी खा रहा है और प्राथमिक उपभोक्ता है उसको भी खा रहा है। मतलब प्लांट को भी खाएगा और हिरन को, दोनों को खा रहा है ये मनुष्य, है ना। तो क्या होता है कि मनुष्य ने इन दोनों को खाया तो वो सर्वाहारी है, ओमिनोवोरस है। अब क्या होता है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो इसके ऊपर कुछ कवक और बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं इसकी बॉडी पर। फिर इसकी बॉडी को वो मतलब अपघटन करके मिट्टी में मिला देते हैं। बॉडी इसकी मिट्टी में मिल गई और मिट्टी के बाद क्या होता है, मिट्टी में फिर से प्लांट हो गया। तो ये पूरा ये साइकिल की तरह कार्य करता है। तो इसमें पूरे चैप्टर का तात्पर्य यह होता है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में किसी न प्रकार से एक दूसरे रिलेटिव रखते हैं और एक किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।